हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने देश में जो सबसे बड़ी पैंडेमिक है उसका हम सामना करेंगे एक सब साथ मिलकर। और इसी बीच में मेरा ये प्रयास, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो देता जाऊंगा और अपनी कामयाबी की जो राह है उस पे चलना हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। कुछ सीमित संसाधन होने की वजह से मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी के थ्रू मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें सही हो। मुझे आपका सपोर्ट, आपका प्यार ज़रूर दीजिएगा। और चीज़ें अभी स्टार्ट हुई हैं, कई चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन ये कहते हैं ना कि उम्मीद, तो उसी उम्मीद से इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैसे ये जर्नी क्या है, किस लिए है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे संविधान में ऐसा बताया भी गया है और ऐसा लिखा हुआ है कि प्राइमरी बच्चों का, अर्थात ये कह सकते हैं जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, उनका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हर एक राज्य के अधीन है। जो कुछ नियम राज्य सरकार के द्वारा और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्राइमरी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, वो हर गांव में हर 1 किलोमीटर के अंदर, और उच्च प्राथमिक स्कूल अर्थात क्लास 6 से लेकर 8 तक करीब करीब 3 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अब इसमें टीचर को पढ़ाएंगे, उस टीचरों की कुछ क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कुछ योग्यता। पहली योग्यता ये है जो कक्षा 1 से प्राइमरी तक पढ़ाते हैं, जो अभी तक रही है 2017 तक मैं बात कर रहा हूँ। 2017 माफ़ कीजिएगा, 2018 तक, 2019 में कुछ चेंजेस हुए हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। 2018 से पहले ऐसा होता था कि अगर आपने बीटीसी किया है, जिसका नाम डीएलएड हो चुका है, वो अगर आपने कोर्स किया है तो आप कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसके पढ़ाने के योग्य बनेंगे। अर्थात 2019 के बाद क्या किया गया है कि जो बच्चे बीएड किए गए हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो भी प्राइमरी में अलाउ हो गए हैं। जो डीएलएड किए हुए हैं वो अपर प्राइमरी में, बीएड दोनों, मतलब बीएड या डीएलएड दोनों अब प्राइमरी और प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो प्राइमरी, जो बीटीसी किए हैं उनको, या जो बीएड किए हैं उनको, दोनों टेट लेवल, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं, सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल के लिए है। तो जो सुपर टेट अपनी यूपी में सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, उसी के अंतर्गत सुपर टेट में कुल 150 क्वेश्चन अभी तक दो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए हैं। उसी में से उसी का हमने सोचा कि आज एक छोटी क्लास है, लेकिन एक काफ़ी मैसेज देखी जाएगी, क्योंकि कैसे क्वेश्चन को हम पढ़ें, उसका ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या माइंड में हमारे आता है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा उस आंसर का, हम जानेंगे। जैसा कि आपको मैं अवगत करा दूं कि जो सुपर टेट के नाम से, जिसे पीआरटी, प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर जो है एग्ज़ाम, उसमें करीब करीब 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मिनट के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पर मिनट, नॉन निगेटिव मार्किंग,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसमें कुल 14 सब्जेक्ट हैं, और जिसमें मैं बताता जाऊंगा कि कैसे आपका गणित, साइंस, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, तकनीक, रीजनिंग, कंप्यूटर और सामाजिक अध्ययन। तो उसी में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका पहला मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह के अंत में उसे ट्रेनिंग देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिमाप होगी। मैं क्वेश्चन को व्याख्या कर दूं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में असाधारण व्यवहार कर रही है, मतलब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, जबकि उसके माता पिता एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उसके साथ साथ उसे नृत्य खेलने के साथ साथ डांस की ट्रेनिंग भी देते हैं और सप्ताह के अंत में उसे खुद ही खेल की ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं वो दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिमाण होगी। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और आपका ये जो पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए, इसका आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसलिए इसका आंसर ये होगा क्योंकि आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी, जो वंशानुक्रम हमें मिलता है अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से। और पर्यावरण का मतलब होता है जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम खेलते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चा जो लड़की है वो खेल रही है तो समाज साथ अवगत हो रही है, और उसके पापा मम्मी ऑलरेडी खिलाड़ी हैं तो उससे कुछ हेरिडिटी से कुछ गुण मिले होंगे, और उसका डांस सीखना इन्वायरमेंट से कंटेक्ट हो रहा है। ये दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतर्क्रिया से उसका विकास होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। मैं आपको आगे अवगत करा दूंगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि कैसे एक बच्चे का संज्ञान विकसित होता है, किस चीज़ में कौन सा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। इस सब हम डिटेल आगे कक्षा में देखेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु तक? कब बच्चा रीजनिंग सोच करने लगता है, नहीं पापा ऐसे नहीं वैसे? कब जिज्ञासा करना चाहता है, जब कुछ चीज़ देखता है तो कहता है मुझे ये चाहिए, और चीज़ों को ध्यान से देखता है। तो किस एज में इसका विकास हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष, मतलब 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास है उसका क्या क्षेत्र है? स्नायुमंडल, क्राउन ग्लैंड्स, मांसपेशियों की वृद्धि, ये सभी होगा। क्योंकि जो ये शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में ये सब चीज़ें आएंगी आपकी
कि कैसे मांसपेशियों का विकास होता है, कैसे आपकी एंटी ग्राउंड ग्लैंड्स और स्नायुमंडल का विकास होता है। इसकी पूरी तरह से व्याख्या हम अगली क्लास में आपको जब टॉपिक वाइज कराएंगे तो अवगत करा देंगे। अभी मेरा एम ये है कि आपको अवगत करूँगी किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में, परीक्षा हॉल में आपसे पूछे जाते हैं और हम उसका जवाब दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? माफ़ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। देखिए, एक मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन एक चीज़ लग रही है, अभिप्रेरणा अलग लग रही है, तो इसका आंसर अभिप्रेरणा होगा। समानता, समान माता पिता के समान बच्चे, भिन्नता, माता पिता बुद्धिमान हैं लेकिन बच्चा उतना बुद्धिमान नहीं है। प्रत्यागमन सीधा उल्टा, पूरा उल्टा होता है। अगर माता पिता बहुत ही इंटेलिजेंस हैं तो लड़का इंटेलिजेंस है ही नहीं। माता पिता एकदम इंटेलिजेंस नहीं है, उसके वजह लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। अगला प्रश्न कि किस अवस्था तक बालक की वृद्धि एवं श्रवण इंद्रियां बहुत विकसित हो जाती हैं? किस अवस्था तक जो बालक की जो दृष्टि देखने वाली और सुनने वाली इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं? तो इसका ऑप्शन होगा 3 से लेके 4 वर्ष तक बालक की जो दृष्टियां होती, सुनने की, बोलने की, वो दोनों विकसित हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। निम्न से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? देखिए, अर्जित प्रेरक, आपके प्रेरक भी कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे अध्ययन कराऊंगा। तो अर्जित में इसमें एक भोग, रुचि, पुरस्कार, विश्राम। तो भोग आपका, हमें जन्म से भूख लगती है, जन्म से विश्राम होता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते क्योंकि हमारा प्रश्न है कि अर्जित प्रेरक क्या है। और बाकी बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार एक बाह्य प्रेरक है। रुचि, यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो अर्जित प्रेरक ऑप्शन आंसर की में है। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद से चीज़ों को सोचने लगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। देखिए, कभी भी हम बालक की ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे एक बालक को प्राथमिकता मिले, एक बालक को प्राथमिकता ना मिले। और बालक की कंप्लेन तो हमें करनी ही नहीं है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बालक की कंप्लेन होगी नहीं। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि केवल उन्हीं बच्चों को पुरस्कार दे जिन्होंने चिंतन में परिवर्तन किया है। ये भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आप एक साइड को देख रहे हैं, आप एक साइड को आप इग्नोर किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। देखिए, बच्चे छोटे हैं और छोटे उम्र में बच्चों को व्याख्यान नहीं चीज़ें आती हैं। जितनी चीज़ें बच्चों को आप जितना उनसे स्पष्ट उनका अनुभव देंगे वो चीज़ें समझ में आएगी। लास्ट, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जी ज़रूरी, ये यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्लियर और एक जो ऐसी चीज़ें बताएंगे जो सही हो वो बच्चों को बताइए और बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। मतलब बच्चों को भी उस डिस्कशन में शामिल कीजिए, केवल आप ही नहीं बल्कि बच्चों को भी उस डिस्कशन में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न मूव करते हैं।
मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक। ये पूछ रहा है कि मध्य बाल अवस्था में जो बच्चों की भाषा होती है वो किसके बजाय किसकी अधिक होती है। देखिए बच्चों की हमारी अब कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिशुअवस्था, बाल अवस्था की अगर बात करें तो 6 से 9 साल की होती है। इसमें भी डिवाइड है, एक पूर्व बाल अवस्था, एक उत्तर बाल अवस्था है। पूर्व बाल अवस्था में 6 से 9 वर्ष तक पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है, 9 से 12 को माफ़ कीजिएगा मध्य या उत्तर बाल अवस्था कहा जाता है। तो उसी के बीच में प्रश्न पूछा गया है कि तो इसमें क्या होगा भाषा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होता है कि भाषा यहाँ पे अहम केंद्रित की जगह सामाजिकृत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न मैं दिखाऊंगा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। क्या शामिल है? बच्चे को एक कोने में बैठाना। जी ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है और बच्चे को एक कोने में बैठाना ये कहाँ ना ही बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार है। अगला, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। ऐसा ही नहीं सकता, जब परिवेश ही आपका प्रतिबंधित रहेगा तो अधिगम कहाँ हो पाएगा, बच्चे कहाँ सीख पाएंगे। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिनमें खेल शामिल नहीं होते, जबकि हमें पता है कि बच्चे छोटे हैं तो खेल से ही जो भी हमें सिखाना है खेल के थ्रू सिखाएंगे। जब खेल ही नहीं शामिल रहेगा तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है। आपका लास्ट ऑप्शन, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। जी ज़रूर, बच्चे तभी सीखेंगे जितना से ज़्यादा वो चीज़ों को स्पर्श करें, खुद चीज़ों को करें। अगर आपको उनको अगर आपको कोई चीज़ उनको दिखानी है कि मान लीजिए कि बल्ब क्या होती है, तो बल्ब की चीज़ में बताने से ज़्यादा सबसे अच्छा ये होगा कि उसको बल्ब ला के खुद दिखाइए। उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा बालक का वो अस्थायी हो जाएगा। वो उस नॉलेज का यूज अपने जीवन में करेगा, अपने दैनिक जीवन में करेगा, अपने घर पे जाके बताएगा कि आज ये बल्ब है, इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। आई होप चीज़ें कुछ सही हुई हों, अभी मैं मानता हूँ। ये कुल 10 प्रश्न थे जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। कुछ प्रॉब्लम होंगे हमारे बोलने में और हमारे कैमरे में, लेकिन अभी कम रिसोर्सेज हैं, चीज़ें अभी स्टार्ट किया है हमने, और ऐसे ही आज बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन हमने प्रस्तुत किए। और जैसे चीज़ें होने लगेंगी, नॉलेज मिलती जाएगी, डे बाय डे चीज़ें आपको हम देते जाएंगे। और हमारी इस जो 10 दिन हैं उसमें हमारी प्राथमिकता की सुपर टेट की 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दें। उसके बाद आपको पता होगा कि 5 जुलाई को सीटेट का पेपर है। अब मैं आपको वादा कराता हूँ कि करीब अबाउट 20 प्रैक्टिस सेट और जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, वो मैं सॉल्व कराऊँगा। और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आज से एक्सप्लेनेशन सही से हो नहीं पाया, वो मैं कराऊँगा। और इससे हम सब की नॉलेज बढ़ेगी और हम चीज़ों को देख पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल क्वेश्चन पढ़ना सॉल्व करना ही नहीं ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाएं। जो बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं उन बच्चों को अपनी खुद के फैमिली मेम्बर मान के चीज़ों को लें, तभी हम अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी स्कूल में बच्चों के प्रति और अपने प्रति लॉयल रह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हॉनेस्ट रहिए अपने साथ
हमें किसी को नहीं शो करना है, हमें अपने साथ हॉनेस्ट रहना है। इसी उम्मीद से आशा है कि चीज़ें सही हुई होंगी, और उम्मीद है कि जो देश में पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, उसके खिलाफ हम जंग जीतेंगे। और स्टे एट होम, घर पे ही रह के कोरोना को बाहर करना है। इसी आशा और उम्मीद से कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।